तो दोस्तों आज हो गया 24 अप्रैल 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने और इसे और मजबूती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को विपक्षी एकजुटता की मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से नीतीश कुमार की बातचीत को राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश भर में विभिन्न रूट्स पर वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य को हाल ही में खुशखबरी मिलने के बाद अब केरल में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए रविवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सूबे के कई समुदाय शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। ऐसे में राजस्थान के माली समुदाय के लोग बीते 3 दिनों से सड़क पर उतर चुके हैं। वो कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी माली समुदाय से आते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उनके ही समुदाय के लोगों से टेंशन मिलना शुरू हो गया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि आज 35 दिन के बाद अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। भगवत मान ने कहा है कि हम चाहते तो 18 मार्च को ही उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम खून खराबे से बचना चाहते थे। भगवत मान ने कहा है कि जो लोग देश की अमन शांति या कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार प्रीमियम बस सेवा शुरू करने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन ये बस सेवा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने इसमें घोटाले की आशंका जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अंतर्राज्य प्रीमियम बस सेवा 1600 बसों के साथ शुरू करेगी। ये बसें 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए अलग अलग रूट पर चलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को भाजपा नेता उमेश पाल के आवास पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने उमेश पाल के परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मां शांति पाल ने बताया है कि डर के कारण उमेश के चारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है, स्कूल खुलने दीजिए, बच्चों की सुरक्षा हम अलग से करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और प्रदेश सरकार उमेश पाल के परिजनों के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी। बिहार के हाजीपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने आरजेडी पर टैग लगा दिया है कि ये पार्टी यादव और मुस्लिमों की है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आरजेडी A to Z की पार्टी है। हम लोग नई सोच के साथ पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां अमन चैन होता है वहां विकास होता है। कर्नाटक में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले जब आजमगढ़ से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता था तो उसके नाम से लोग घबराते थे। आजमगढ़ के लोगों को बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे भी जुड़ा है, आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। आज वहाँ कोई भय नहीं है, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ स्थित ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना से ही राम राज्य आएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना से ही भाईचारा होगा। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, उसी तरह बिहार में सत्ताधारी दल भी अगले चुनाव में मिट्टी में मिल जाएंगे।
उन्होंने दावा किया है कि केंद्र और बिहार दोनों जगह डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नजर जातिगत वोटों के साथ ही साथ एम वोटर पर भी है। आपको बता दें कि रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की सक्रियता और बिहार की सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में उनके बयान ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने खासा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक को अपना गुरु कहा है, वो उसे भाई मानते थे। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में नियुक्त कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मुकदमा करके दिखाएं। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को उनके खिलाफ अदालत जाने की चुनौती दी है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहाल करने के लिए ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के इस दावे को खारिज कर दिया था। जनता दल यू से इस्तीफा देने और नई पार्टी बनाने के 2 सप्ताह बाद उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार रात को दिल्ली में मुलाकात हुई। उसके बाद से अटकलें लगने लगी है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। आपको बता दें कि बंद कमरे में दोनों के बीच करीब पौन घंटे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी मौजूद थे। कारोबारी गौतम अडानी ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की है। गुरुवार को अडानी एनसीपी नेता के घर पर पहुंचे और ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। फिलहाल दोनों लोगों के बीच किस मसले पर बात हुई ये सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों गौतम अडानी पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला था, जिसे लेकर शरद पवार ने कहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने गौतम अडानी के मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग को भी गलत बताया था। ऐसे में गौतम अडानी से शरद पवार की मुलाकात अहम है और इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को एक और सौगात दी है। राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे मिलों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। मिलें अब किसानों से उनकी उपज सीधे खरीद सकेंगी और उस पर लगने वाली मंडी शुल्क उन्हें नहीं देना होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1964 को मंजूरी दी है। ये किताबें बेचने पर कई प्राइवेट स्कूलों को भेजा गया नोटिस। शिकायत के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन। जी आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 दर्जन निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है और अन्य 6 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किताबों और पोशाक पर शिक्षा निदेशालय के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों के खिलाफ विशिष्ट दुकानदारों से महंगी किताबें और पोशाक खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने की शिकायतें मिल रही थी।